दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे कुछ इस किस्म के पुलिस ऑफिसर्स की जिनको कहा जाता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। कैसे लोग ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं और कैसे इनको एक लाइसेंस टू किल मिल जाता है। बड़ी अजीब अपने आप में कहानी है कि वो लोग जिनका बेसिक काम लोगों की जान माल की हिफाजत करना होता है, पुलिस का बेसिक ड्यूटी जो है पूरी दुनिया भर में वो लोगों के जान माल की रक्षा करना होता है। पहला काम वो है, समाज में अमन अमान कायम रखना होता है। और उसके बाद दूसरा काम होता है इन्वेस्टिगेशन। जब कभी कोई क्राइम हो जाए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का होता है। और तीसरी स्टेज होती है प्रोसिक्यूशन। जब आप गुनाहगारों को पकड़ लेते हो इन्वेस्टिगेशन के बाद तो उनको अदालत में पेश करके प्रोसिक्यूट किया जाए, वहाँ तक पुलिस का रोल खत्म हो जाता है। उसके बाद जुडिशरी का रोल शुरू होता है कि जिन आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में हाजिर किया है, पेश किया है, उनको क्या सज़ा देनी है, 2 साल, 4 साल, 10 साल उम्र कैद या फांसी। तो ये एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है दुनिया भर में। किसी आदमी को मारना, जान से मार देना एनकाउंटर करके बहाना लगा के, ये काम पुलिस का नहीं है, ये काम जुडिशरी का है। लेकिन हो जाता है कई बार, जब कोई क्रिमिनल आपके ऊपर अटैक करे या कोई इसी किस्म के और लोग जिसमें टेररिस्ट भी शामिल हैं, एंटी कंट्री एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो किसी न किसी चीज़ का फ़ायदा उठा के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर हमला करते हैं, जहाँ उनकी जो पावर है, उनकी जो ड्यूटी है, उसमें खलन डालते हैं। तो या कुछ ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स या एंटी पीस एलिमेंट्स, एंटी पीपल एलिमेंट्स, वो जब सरकारी अफसरों पे हमला करते हैं तभी अपने बचाव के लिए जवाबी कार्रवाई करने का हक बेशक पुलिस वालों के पास और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास है। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब ये लोग कभी पुलिस पे हमला करते हैं। तो आज हम देखें कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया। नॉर्मली क्या होता है समाज में, जब हम आदमी को बड़ा आदमी बोलते हैं तो ये कहते हैं कि उसने कितनी पढ़ाई लिखाई की, कितना बड़ा ऑफिसर बन गया, या आर्मी में है, मिलिट्री में है, एयरफोर्स में, उसने कितने मेडल जीते, कितने तगमे जीते। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसने कितनी प्राप्तियाँ की हैं एशियन गेम में, यूरोपियन गेम में या ओलंपिक में कितने मेडल जीते। तो ये एक उनकी प्राप्तियाँ होती हैं जिनको हम गिनते हैं। लेकिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की प्राप्ति क्या है? अब तक 56, मैंने अब तक 56 लोगों को मार गिराया है। कोई कहता है मैंने 100 क्रिमिनल्स को मारा, कोई कहता है मैंने 40 को, मैंने 50 को। लेकिन आप कभी ध्यान से देखें तो जब कभी असली एनकाउंटर हो जाता है, एनकाउंटर इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, तो ये लोग बहुत कम बचते हैं, पहले ये मरते हैं। ऐसी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको आज देता हूँ और आने वाले दिनों में ये 2-4 दिन के बाद एक एक बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के किस्से आपको सुनाए जाएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं और भी राज्यों में और शहरों में हुए हैं। आपने 2 नाम बहुत बड़े दिल्ली के सुने होंगे, राजबीर सिंह राठी और मोहन चंद शर्मा। अब देखिए, राजबीर सिंह राठी का इतना तहलका था कि पूरी मुंबई अब पूरे दिल्ली एनसीआर के एरियाज़ में क्रिमिनल्स उसके नाम से कामते थे। कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि उसको पहले पूछ लेते थे कि साहब हम ये क्राइम करने जा रहे हैं, आपकी इजाज़त हो तो कर लें, बाद में कि हमें मारोगे तो नहीं आप,
एनकाउंटर तो नहीं कर दोगे? इतनी बड़ी शाख उस आदमी ने दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में बना ली थी। और आप देखिए कि इतना नाम होने के बाद ये तो उनका एक साथी हुआ करता था, वो कई बार दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तरफ से बम्बई इंक्वायरी के लिए आता था, मेरी 2-4 बार मुलाकात हुई। मतलब वो इतना बड़ा हीरो बना दिया था राजवीर सिंह को कि उसकी फ़ोटोग्राफ्स लोगों ने अपने गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे लगा के रखी थी कई जगह पे। तो खैर ये उनका कहना है। तो वो राजवीर सिंह राठी, इतना बड़ा नाम, इतनी उसकी उसका हवा जिसको कहते हैं वो, और कैसे मरा आपको मालूम है? एक खुद फरौती के चक्कर में किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ बैठे हुए कुछ लोग आते हैं और इसको गोलियां मार के चले जाते हैं। जब आमना सामना क्रिमिनल से होता है, जब आपको आपका वो पूरी जो अपने एक्सपर्टीज़ हासिल की हुई है कि मैंने 50 लोगों को मारा, मैंने 60 एनकाउंटर किए, 60 क्रिमिनल को मारा, जब असली एनकाउंटर हो जाता है तभी आपको अपना रिवॉल्वर उठाने की हिम्मत नहीं होती, जब मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आदमी को पकड़ के मारना एनकाउंटर नहीं होता, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। लेकिन जब मौके पे आपको अपना हथियार नज़र नहीं आता तो इसका मतलब आपने जो पहले एनकाउंटर किए थे वो सब के सब फर्जी थे या दिखाए गए थे। ऐसे मसला कुछ और होता था, सच्चाई कुछ और होती थी। यही नहीं, एक दूसरे दिल्ली के सेलिब्रिटी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, मोहन चंद शर्मा, जिनको बाद में शहीद का दर्जा दिया गया। बाटला हाउस कंपाउंड में एनकाउंटर होता है, उस किस्म के एनकाउंटर मोहन चंद शर्मा ने बहुत किए। लेकिन जब असली एनकाउंटर हुआ, सामने से गोलियां चलने लगी, तो वो 70-80 एनकाउंटर करने वाला मोहन चंद शर्मा भी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा कोई मकसद ऐसे लोगों को नीचा दिखाना नहीं है, मैं उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनको छोटा नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़ा हाथ होता है इन लोगों का क्राइम कंट्रोल करने में, लेकिन एक हद होती है। एक शेर है, उर्दू की कहावत है कि सरहद अमन तक ही अमन के कानून होते हैं, कि जब तक आप एक हद में रहोगे तभी तक ठीक है। अगर वो हद आपने क्रॉस कर ली तो फिर खतरा ही खतरा होता है। एक लक्ष्मण रेखा होती है कानून का पालन की, बहुत बारीक रेखा होती है। जैसे बहुत कम फर्क होता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के मारने में और एक आदमी के असली एनकाउंटर में मारे जाने में। उसको सिद्ध करना पड़ता है कि एक गलती को सुधारने के लिए 10 गलतियां और करनी पड़ती हैं। पहले तो पूरा एनकाउंटर मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करने से पहले आपको ये तैयारी करनी पड़ती है कि उसको मारना कहाँ पे है, जहाँ पे उसके विटनेस कम हों, जहाँ से वो अगर भाग इंजर हो भी गया उसके बाद भी भाग नहीं सके। उसके पास फिर लोगों को पंच बनाया जाता है, विटनेस बनाए जाते हैं, जिन्होंने बाद में कोर्ट में ये कहना होता है कि हमने अपनी आंखों से ये एनकाउंटर देखा, यह हादसा देखा। वो लोगों को तैयार किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग वहाँ मौका वारदात पे हाज़िर नहीं होते, वो कहीं और के होते हैं, उनको तो पाठ पढ़ाया जाता है। और बहुत सारे केसेस में विटनेस कॉमन होते हैं। अगर कभी इसकी बराबर खोज पड़ताल करें आपको लगेगा कि एक आदमी जो आज के दिन दिल्ली में एक जगह पे एनकाउंटर का विटनेस, हाई विटनेस है, तो 2 घंटे के बाद कहीं दूसरे क्राइम का विटनेस भी होता है। बड़े प्रोफेशनल किस्म के ये विटनेसेस होते हैं जिनको कानून की काफ़ी जानकारी होती है, और जो बाद में जो सवाल जवाब कोर्ट में होते हैं वकीलों के, जज के, उनको आज जवाब देना उनको भली बात आता है। उसके बाद आपको उसके नज़दीक का जो हॉस्पिटल होता है, जहाँ एनकाउंटर के बाद विक्टिम का पोस्टमार्टम होना होता है, वहाँ पे सेटिंग की जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखवाना है, गोली पीठ पे लगी तो रिपोर्ट में ये लगवाना है कि छाती पे लगी थी, वो सामने से हमारे ऊपर गोली चला रहा था। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया कि गोलियां तो पीठ पे लगी हैं, तो ये एनकाउंटर कहाँ का हुआ?
वो तो आदमी भाग रहा था, आपने भागते हुए को गोली मारी है, तो उसको मैनेज करो। उसके बाद में एक जुडिशियल प्रोसेस होती है, एक मजिस्ट्रेट उस पूरी घटना की जांच करता है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देता है कि ये एनकाउंटर जो हुआ सो कॉल्ड वो सही था या गलत था। तो इतना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके आप एनकाउंटर करते हो। तो ये अपने आप में एक पूरी की पूरी इल्लीगल कार्रवाई है। इसमें बड़े ऑफिसर का सहयोग होता है, बड़े बड़े पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब बाटला हाउस में देखिए, अब पहली बार मोहन चंद शर्मा जी ने इतना बड़ा एक सामने से अटैक पाया, लेकिन उसका सामना नहीं कर सके। तो इसी तरह से मुंबई के बहुत सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गए। और मुंबई में तो हैरानी की बात यह है कि एक ही बैच के जो एक ही साल में भर्ती हुए थे 1983 में, उन लोगों में से 8-9 लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए। कैसे बन गए? इसका मतलब ऊपर वाले ऑफिसर्स की एक मिली भगत थी। उनको स्पेशली इस किस्म की ट्रेनिंग दी गई कि आपका काम पुलिसिंग करना नहीं है, आपका काम क्राइम कंट्रोल करना नहीं है, आपका काम क्राइम प्रिवेंट करना नहीं है, आपका काम इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं है, आपका काम पुलिसिंग नहीं है, आपका काम सिर्फ मारना है। किसको मारना है? आदमी को मारना है जो आपका काम नहीं है। अब देखिए ऐसे लोगों की हालत क्या होती है। पंडित मोहनलाल शर्मा जी, मोहनचंद शर्मा जी बेचारे चले गए, राजवीर सिंह राठी चले गए। इसी तरह मुंबई के काफ़ी सारे ऑफिसर अगर एनकाउंटर में इस तरह नहीं मारे गए, वो और बड़े बुरे तरीके से मारे गए। किसी ने गाड़ी के नीचे आके सुसाइड कर लिया, किसी को ज़बरदस्त हार्ट अटैक हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई और बीमारी हो गई, किसी के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, किसी की बीवी ने अपने आप को फांसी दे के मार लिया। तो इस तरीके से जो अल्टीमेट उनका जो उस समय के बाद की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत दुखद होती है। और उनमें से आधों से ज़्यादा लोग आज जेल में बैठे हैं। अब प्रदीप शर्मा, जिनको 150 के करीब मानते हैं लोग, असली गिनती किसी को पता नहीं, 150 के करीब एनकाउंटर करने वाला आदमी, जिसको नौकरी से डिसमिस किया गया, लेकिन बाद में जब उसकी अपनी लोगों की सरकार आई तो बाद वापस नौकरी पर रख भी लिया गया। नौकरी में आने के बाद इतने बड़े बड़े कांड हो गए कि उस चक्कर में एक आईपीएस ऑफिसर को भी तकलीफ़ में आना पड़ा, परमवीर सिंह को। और उसके बाद इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई देश के सबसे अमीर आदमी के खिलाफ। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक जिलेटिन स्टिक से भरी हुई गाड़ी खड़ी की गई। क्या मकसद है वो आज तक पता नहीं चला। क्या अंबानी घर को उड़ाना था? जहाँ उस सड़क पे और बड़े बड़े सुपर रिच लोग रहते हैं, कुछ एम्बेसीज के कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिसेज हैं, कुछ बड़ी हाई एंड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, साथ में उसके जसलोक हॉस्पिटल भी है। कि असल मकसद क्या था? उसमें इन्वॉल्वमेंट आती है 2 फॉर्मर क्राइम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की, प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे, एक जूनियर एक सीनियर। और दोनों लोगों ने एक आदमी जो उसमें रोप इन किया गया था, बिजनेसमैन, उसको मारा गया, उसकी बॉडी क्रीक में फेंकी गई। मतलब एक गलती को छुपाने के लिए और 10 गलतियां की। और आज दोनों ऑफिसर तलोजा जेल में बैठे जेल की हवा खा रहे हैं। क्या अंजाम हुआ? इसी तरह काफ़ी सारे और ऑफिसर जहाँ नौकरी से सस्पेंड हुए। एक दया नायक है, इनसे सबसे जूनियर, बहुत बाद में आया, 4.5-5 साल वो सस्पेंड रहा। और उसके बाद अभी कुछ और इंक्वायरी निकली तो वो ट्रांसफ़र की, उसको रखवा के बैठा है कंट्रोल रूम में। तो ये एक कहानी क्यों बनती है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कैसे पैदा करते हैं, ये ब्रीड जिसको हम कहते हैं, द पुलिस में एक ब्रीड नई आ गई, कैसे आई?
क्यों इनको बनाया गया। उसी तरह पंजाब में बहुत से ऐसे थे। एक गुरमीत पिंकी, मैं देखता हूँ उनके कई बार यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं कि हमने उस आदमी को कैसे मारा। अरे भाई, मुझे ये हैरानी होती है, क्या इसको आप बहुत बड़ी प्राप्ति समझते हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हो। मैं उनको मिला था थोड़े दिन पहले, उनके घर पे गया था, एक टीवी चैनल ने उनके साथ इंटरव्यू के लिए बुलाया था चैनल के थ्रू। तो मुझे उनके साथ कुछ कमेंट्स करने थे, लेकिन वो इंटरव्यू हो नहीं सकी, कोई गुरमीत पिंकी की सेहत बराबर नहीं थी। तो अब मैं किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इंडिविजुअल की उतनी गलती होती है जितनी वो कर सकता है। उन गलतियों को छुपाना सीनियर्स का हाथ होता है, सीनियर के ऊपर पॉलिटिशियन होता है। इन सब को मिला के एक सिस्टम कहते हैं। इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को वो सिस्टम पैदा करता है जो पूरी तरह करप्ट है, और जो बेसिक ड्यूटीज़ अपनी भूल के ये एक्स्ट्रा जुडिशल कार्रवाई करते हैं। आप मुझे बताइए कि कितने ऐसे क्राइम सोसाइटी में होते हैं जिनको अगर पहले थोड़ी सी निगाह रखी जाए तो उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, बेसिक काम पुलिस का क्राइम प्रिवेंशन होता है। इसी तरह कस्टम में एक प्रिवेंटिव विंग होता है जो स्मगलिंग को रोकने के तरीके निकालता है। अगर उसके बाद भी स्मगलिंग हो जाती है तो स्मगलर को पकड़ा जाता है, वो एक्सिक्यूशन होती है। तो इस तरह से पुलिस अपना बेसिक काम छोड़ के जो बेसिकली जो सबसे बड़ा काम है, क्राइम इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होता है, जिसको हम इंटेलिजेंस विंग कहते हैं। हर पुलिस में इंटेलिजेंस विंग होता है। जितना आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क, आपका इन्फॉर्मेट नेटवर्क जितना मजबूत होगा, उतनी अच्छी पुलिसिंग आप कर सकोगे। प्रिवेंशन से क्राइम कम होगा, क्राइम का नंबर नीचे आएगा, समाज में अमन शांति अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे पिछले कुछ 3-4 एपिसोड में हमने कुछ टेररिज्म की, कुछ इस किस्म के पुलिस किलिंग की बात की थी। तो लोगों ने ये सवाल पूछा था कि क्या इस किस्म के एनकाउंटर्स जायज़ हैं, क्या आप ऐसे एनकाउंटर्स की मदद करते हो या इसके साथ सहमत हो। तो मैं उन सब अपने दोस्तों को जवाब देना चाहता हूँ कि मैं इस किस्म की, हर किस्म की इल्लीगल कत्लो गारद के ख़िलाफ़ हूँ। कानून के हिसाब से जो सज़ा मिले ऑलवेज़ वेलकम, लेकिन कानून को छिक्के पे टांग के अगर आप इस तरह से अपने हाथ से लोगों को मारने लगो तो वो बिल्कुल गलत है। हर आरोपी को, हर क्रिमिनल को अपना पक्ष कोर्ट में रखने का हक है। हो सकता है जिस आदमी को आप क्रिमिनल समझ रहे हो उसने वो काम किया ही ना हो, या उसको किसी तरह से डरा धमका के काम करवाया जा रहा हो। ये बहुत बड़ा इशू है। ये बात ह्यूमन राइट्स की नहीं है, ये बात नेचुरल जस्टिस की है। एक कुदरत का कानून होता है, एक हमारा आदमी का बनाया कानून होता है, दोनों को मान के चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं आने वाले दिनों में आपको कुछ इस किस्म के हैरत अंगेज़ किस्से सुनाऊंगा कि किस तरह इस किस्म के एनकाउंटर स्पेशलिस्टों ने एक अपना ही एजेंडा बना के रखा, जिसको ऊपर से लेके नीचे तक सपोर्ट मिलती रही। लेकिन ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं जिनकी लोग आज भी इज्जत करते हैं। उन्होंने भले 4 एनकाउंटर किए हों, जैसे पूना के राम यादव, उनको कोई गाली नहीं निकालता, उनके किसी एक्शन को कोई गलत नहीं कहता। इसी तरह गुजरात के 3-4 बहुत अच्छे ऑफिसर हुए हैं, कुछ बदनाम भी हुए हैं लेकिन अच्छे भी थे, जिन्होंने बहुत जेन्युइन अपनी जान को खतरे में डाल के बड़े बड़े एक्शन किए। बहुत बार ज़ख्मी हुए, इंजर्ड भी हुए, मरने से बचे, लेकिन पूरा काम किया, ड्यूटी निभाई। तो आने वाले दिनों में इस ब्रीड की एक एक बड़े जो सो कॉल्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उनकी साथ ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए किस्से कहानियाँ आपको सुनाऊंगा आने वाले दिनों में। जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।